वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम हिंदी वल्लरी यानी तृतीय भाषा हिंदी इसमें से 9वीं कक्षा का पाठ नंबर 1 अध्याय नंबर 1 जय जय भारत माता कविता देखने जा रहे हैं। तो ये रही 9वीं कक्षा की पुस्तक। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। ये रही 9वीं कक्षा की पुस्तक। ये रहा अनुक्रमणिका, इसे इंग्लिश में इंडेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9वीं कक्षा के लिए 17 लेसन, 17 पाठ, 17 अध्याय दिए गए हैं। इसमें से सबसे पहला है जय जय भारत माता कविता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 अध्याय हैं और ये उनकी लेखकों की या लेखिका, कवि, कवित्री की सूची है। चलिए हम पाठ नंबर 1 जय जय भारत माता कविता देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ये रही जय जय भारत माता कविता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो सबसे पहले हम उनका कवि परिचय देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उनका कवि परिचय है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, इनका जन्म 1886 और मृत्यु 1964 को हुई। इनका जन्म चिरगांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता श्री सेठ रामचरण भी ब्रजभाषा के कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आपके साहित्यिक गुरु थे। आपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। साकेत महाकाव्य पर आपको गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला था। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आपकी भाषा सरल, सरस और शैली रोचक। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राष्ट्र को लेकर यानी कि अपने देश को लेकर बहुत सी रचनाओं को रचा है, कविताएं लिखी हैं। इनका जन्म 1886 को हुआ था। गांव का नाम था चिरगांव और जिला झांसी और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी थे, जो कि ब्रज भाषा के कवि थे, यानी कि हिंदी से पहले बोली जाने वाली भाषा में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके साहित्यिक गुरु थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन भी किया था और हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। तो ये उनके शिष्य थे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है। प्रबंध यानी बड़ा, खंड यानी छोटा, यानी बड़े काव्यों तथा छोटे काव्यों की रचना की है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है, यानी कि अद्वितीय। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर साहित्यिक सेवा के सम्मान के रूप में उन्हें 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि से प्रोत्साहित किया गया था। तो उनका साकेत महाकाव्य पर उनको गंगा प्रसाद पारितोषिक भी मिला था, यानी कि साकेत महाकाव्य पर इनको गंगा प्रसाद पारितोषिक यानी अवार्ड मिला। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे, यानी चुने हुए। मनोनीत का अर्थ होता है चुने हुए या फिर सबको ये पसंद थे। इनकी रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ, नहुष आदि। ये सभी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनकी भाषा सरल, सीधी सादी, सरस यानी कि जिसमें रसपूर्ण, रसयुक्त थी और शैली इनकी रोचक यानी दिलचस्प, मनोरंजक थी। तो ये था मैथिली शरण गुप्त जी का कवि परिचय। अब हम पाठ का आशय देख लेते हैं, पाठ का मकसद देख लेते हैं कि इस कविता को आपके लिए क्यों दिया गया है। ये रहा आशय पाठ का। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं।
कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले, सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाएं। यानी यहाँ पर देखिए कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। गुणगान यानी कि बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं भारत माँ की। तो यहाँ पर कवि उसके साथ साथ भारत माँ से प्रार्थना भी कर रहे हैं, निवेदन विनती कर रहे हैं भारत माँ से कि उनके आंगन में क्या है, अंधकार हटे और सभी को ज्ञान मिले। तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गानी चाहिए, भारत माता की कीर्ति की गाथा गानी चाहिए, कवि ऐसा कह रहे हैं। तो अभी हम कविता देख लेते हैं, एक बार कविता को पढ़ लेते हैं। पहले हम कविता को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ, एक एक अनुच्छेद का भावार्थ देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। ये थे कविता की पंक्तियाँ जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। अभी हम इस कविता में आए गए कठिन शब्द का शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, या का अर्थ है हृदय, छाती का अर्थ है वक्षस्थल अथवा सीना, सोत का अर्थ है स्रोत अथवा मूल, आंचल का अर्थ है दामन अथवा पल्ला अथवा छोर, नाता का अर्थ है संबंध रिश्ता, यश का अर्थ है कीर्ति, गाथा का अर्थ है कथा, धानी का अर्थ है हल्का हरा रंग, मनोनीत का अर्थ है चुना हुआ या नामांकित किया गया। तो ये थे कविता में आए गए कठिन शब्द। अभी हम कविता का एक एक पैराग्राफ या एक एक अनुच्छेद का सारांश देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता की शुरुआत भारत माता की जय जयकार से करते हैं और कहते हैं कि ऊंचा हिया हिमालय तेरा। अभी हमने देखा हिया का अर्थ क्या है, हृदय अथवा दिल भी कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि भारत माँ के नक्शे में, भारत के नक्शे में जैसे इंसान के शरीर में हृदय का स्थान है, वहीं पर हिमालय का भी स्थान भारत माँ के उसी जगह पर है। इसलिए वहाँ पर हिमालय को भारत माँ का हृदय बताया गया है। तो कवि कहते हैं कि ऊंचा हिया हिमालय तेरा, यानी तेरा हृदय हिमालय बहुत ऊंचा और बड़ा विशाल है, उसमें कितना स्नेह भरा, उसमें बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम भरा हुआ है, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। आपको पता होगा कि हिमालय में कितना लावा ज्वालामुखी भरा हुआ है, फिर भी इतना होने के बावजूद वो हमको, यानी ऊपर ज़मीन उसकी हरी भरी रहती है, चारों ओर हरियाली रहती है, वहाँ के जंगल वन वगैरह जो है हरियाली से भरे हुए रहते हैं। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। आपने देखा होगा कि कोई एक नदी बह रही है तो वह एक ही दिशा में नहीं बहती, यानी वो अपने पानी जाने के लिए, वो पानी बहने के लिए अलग अलग रास्ते बनाती है। सौ सोतों यानी कि ये सोतों का अर्थ होता है रास्ता भी कह सकते हैं आप, या फिर स्रोत, जरिया भी कह सकते हैं बहने का। फूटा आना यानी कि वो वहाँ से वो अपनी दिशा बदलकर दूसरी दिशा में बहते हुए निकलता है। जय जय भारत माता, यहाँ पर फिर से कवि भारत माँ की जय जयकार कर रहे हैं। ये था पहला अनुच्छेद। अब अगला देखते हैं। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फलें। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कमल जो है पानी में, भारत माँ के पानी में खिलते हैं और धरती पर जो है आम फलें, सभी फल और फूल लगते हैं। आम का अर्थ होता है यहाँ पर सिर्फ आम का नहीं दिया गया, यानी कि आम यानी साधारण फलें, यानी जैसे सभी फल आ जाते हैं इसमें। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। धानी का अर्थ है हल्का हरा रंग। आंचल का अर्थ हमने देखा कि जो माँ का पल्लो होता है उसे, लेकिन यहाँ पर आंचल यानी पूरी जो धरती माँ की जो ज़मीन है उसे बताया गया है। तो उसका रंग कैसा है, हल्का हरा रंग है।
तो उस हल्के हरे रंग में यहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर भाव यानी दृश्य हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग होने के बावजूद सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तो कवि इसे हमेशा मिलजुल के रहने के लिए कहते हैं। ये नाता कभी टूटना नहीं चाहिए, ऐसी कवि की भावना है। जय जय भारत माता। यह था दूसरा पैराग्राफ, दूसरा अनुच्छेद का सारांश। अगला और अंतिम अनुच्छेद का हम क्या करेंगे, सारांश देख लेते हैं। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। तेरी लाल दिशा का अर्थ होता है जहाँ से सूर्योदय होता है। वहीं पर क्या है, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, हमेशा क्या करें, चमकते रहें। चिरकाल यानी लंबे समय के लिए या दीर्घ काल तक क्या करते रहें, चमकते रहें, वहीं से उगते रहें। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। तो इस धरती माँ के आंगन पर सभी को क्या हो, ज्ञान मिले और जो अंधकार फैला हुआ है वो हट जाए। कवि की ऐसी भावना है और कवि माँ से निवेदन करते हैं, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा। तो कवि कहना चाहते हैं कि हमें सबको मिलजुल कर भारत माँ के यश की अथवा प्रशंसा की गाथा गीत गाना चाहिए। जय जय भारत माता। अंत में फिर से कवि मैथिली शरण गुप्त जी भारत माँ की जय जयकार करते हैं। ये थी जय जय भारत माता कविता। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और एक विनती थी कि जाते जाते इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।